Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. तो हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 3 है और आज का हमारा टॉपिक है पाठ 12 जब मुझको सांप ने काटा। क्या है चैप्टर का नाम? जब मुझको सांप ने काटा। ये कहानी एक छोटे से बच्चे की है जो अपने आंगन में खेल रहा था और अचानक वो क्या देखता है पता है? वो देखता है एक सांप। क्या देखता है? सांप। अब आपको क्या लगता है कि क्या सांप ने उसे काट लिया होगा या नहीं काटा होगा, या सांप से उसकी दोस्ती हो गई होगी कि नहीं हुई होगी? एक जगह हमें दिखता है कि उस बच्चे को उसके नाना जी दौड़ते हुए कहीं ले जा रहे हैं और कहीं पे देखते हैं कि उसकी पूजा हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सांप ने इसके काट लिया होगा, है ना? तो चलिए देखते हैं इस कहानी में जब मुझे सांप ने काटा। मगर उससे पहले हमें कहानियां बहुत पसंद है और हम अक्सर अपने पापा से, अपने परिवार वालों से, दादा दादी से जिद करते हैं कि मुझे कहानियां सुनाओ, है ना? मगर ये कहानियां कहां से आई होंगी? सोचने का विषय है ना कि कहानियां कैसे बनती हैं। तो चलिए सबसे पहले ढूंढते हैं कहानियां कैसे बनती हैं। ठीक है ना? तो वो है हमारे पास इस चैप्टर 12 से पहले एक छोटा सा लेख कहानियों के ऊपर, और उस लेख का नाम है कहानी की कहानी। इसमें हम देखेंगे कि कहानी की कहानी किस प्रकार है, मतलब कहानी कैसे और कब बनी। अब कहते हैं कहानी सुनने में हम सबको मजा आता है। तुम्हारे घर पर कौन कहानी सुनाता है? किसकी कहानियां सबसे अच्छी लगती हैं? किसका सुनाने का तरीका सबसे मजेदार है? भला क्यों? वो कहता है कहानी सुनने में सभी को मजा आता है। तुम्हारे घर में कौन कहानी सुनाता है? मेरे घर में मेरी दादी जी मुझे कहानी सुनाती थी, मेरे दादाजी, और साथ ही साथ मेरे मम्मी पापा ने भी मुझे कहानियां सुनाई हैं जब मैं छोटा बच्चा था। किसकी कहानियां सबसे अच्छी लगती थी? सच बताऊं तो मुझे अपने पापा की और अपनी दादी की कहानियां सबसे अच्छी लगती थी। किसका सुनाने का तरीका सबसे मजेदार था? भला क्यों? और बस यही है, क्योंकि मुझे कहानियां तो सभी की अच्छी लगती थी, मगर मुझे पापा की और दादी की कहानी इसलिए सबसे अच्छी पसंद थी कि मेरे पापा और मेरी दादी इतनी सुंदर तरीके से कहानी सुनाते थे कि बिल्कुल ऐसा लगता था कि वो सब कुछ मेरे आंखों के सामने हो रहा है। बहुत पुरानी बात है, तब भी लोग कहानियां सुनते और सुनाते थे। राजा रानी, परियों की कहानी, शेर और गीदड़ की कहानी, माँ बाप बच्चे दादा नानी को घेर कर बैठ जाते और बार बार अपनी मनपसंद कहानी सुनाते। बड़े होने पर वे बच्चे अपने बच्चों को कहानियां सुनाते, फिर बड़े होकर बच्चे आगे अपने बच्चों को वही कहानियां सुनाते। इस तरह कहानियों का यह सिलसिला आगे बढ़ता। उसके बच्चों के बच्चे, फिर उनके बच्चों के बच्चे इन कहानियों का मजा लेते जाते। सुनने सुनाने से ही कई कहानियां आज हम तक पहुंची हैं। कहानी सुनाने के कई अलग तरीके थे। कोई आवाज बदल बदल कर सुनाता, कोई आंखें मटका कर सुनाता, कोई हाथ के इशारों से बात आगे बढ़ाता, कोई गाकर और कोई नाचकर भी कहानी को सजाता। आज भी कई लोग पुरानी कहानियों को नाच गाकर सुनाते हैं। हर जगह नाच के ऐसे कई अलग अलग तरीके हैं। क्या तुम्हारे इलाके में कोई ऐसा कलाकार या कहानी कहने वाला है? हमारे आसपास तो ऐसा कोई है नहीं कि जो कहानी इस तरीके से नाच गाकर सुनाता हो। पंचतंत्र की कहानियां सालों से लोग सुनते सुनाते चले आ रहे थे। फिर लोगों ने सोचा क्यों ना इसको लिखकर रख लें। इस तरह भूलेंगी नहीं और संभली भी रहेंगी। ऐसी कई कहानियों को एक साथ पोथी में लिख लिया। पोथी का नाम रखा पंचतंत्र। पोथी माने हमें पता है उसे बोलते हैं किताब। एक उन सारी कहानियों को किसमें लिखा? एक पोथी में। दिस इज कॉल्ड पोथी। उस समय की किताब जिसे हम पोथी कहते थे। उस समय लोगों के पास कागज और किताबें तो होती नहीं थी। सोचो कहानियों को कैसे लिखा गया होगा।
अब कैसे लिखा होगा ध्यान से सुनेंगे। आश्चर्य करने वाली बात है कि जब कागज ही नहीं था, कलम ही नहीं था, तो उन्होंने उन कहानियों को कैसे लिखा होगा। और अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको आगे पता चलेगा कि कैसे लिखा होगा। कि उस जमाने में लोग पत्तों पर या पत्थर पर लिखते थे। ध्यान से सुनिए, किस पे लिखते थे? पत्थर पर या पत्तों पर। पेड़ की छाल का भी इस्तेमाल करते थे। खजूर के बड़े पत्ते देखे हैं, उनको छाया में सुखा लेते थे, तेल से उनको नरम बनाकर फिर उस पर कहानी लिखते। पर लिखते किससे? पेंसिल और पेन तो तब थे नहीं, राइट। अब कागज तो तैयार हो गया। जब कागज तैयार हो गया, मगर अब लिखने की कैसे? तो लिखने के लिए वो क्या करते थे कि पक्षी के पंख से, किससे? पक्षी के पंख से ही कलम बना लेते, या बांस को नुकीला बनाकर उससे लिखते। स्याही भी खुद घर पर बनाते थे। क्या तुमने कहीं लकड़ी की कलम देखी है? देखी है? मैंने तो देखी है, अपने दादा दादी के पास देखी है। पंचतंत्र की कहानियां कई 100 साल पहले लिखी गई थी। दुनिया भर में ये कहानियां पसंद की जाती थी। कई लोगों ने अपनी अपनी भाषा में इस पोथी को लिखा था, जैसे उड़िया, बंगाली, मराठी, मलयालम, कन्नड़ इत्यादि या आदि। अब ये क्या है? ये है भाषाओं के नाम। जैसा कि हमें मालूम है, हमारा देश भारत क्या है? उसमें अलग अलग राज्य हैं, 28 राज्य हैं, और सबकी लगभग अलग अलग भाषा, अलग अलग बोली है। ठीक उसी प्रकार जैसे उड़िया है भाषा, बंगाली भाषा, मराठी भाषा, मलयालम भाषा, कन्नड़ भाषा आदि। तो ये जो पंचतंत्र की कहानियां हैं वो अलग अलग भाषाओं में लिखी गई हैं। यहाँ पंचतंत्र की एक कहानी की एक पंक्ति दी गई है। यह पंक्ति कई भाषाओं में लिखी है। नीचे एक पंक्ति दी गई है, वो कई भाषाओं में लिखी है। देखिए क्या है। अस्ति कस्मिंश्चित् वनोद्देशे वज्रदंष्ट्रो नाम सिंह। किसी वन के एक इलाके में वज्रदंष्ट्र नाम का एक सिंह रहता था। अब ये तीनों लैंग्वेजेस मुझे नहीं आती, मैं नहीं पढ़ सकता। अब इनमें से तुम कौन सी भाषा पहचान पाए? क्या कोई पुरानी पोथी तुमने अपने आसपास देखी है? इनमें से मैं 2 भाषाएं पहचान पाया, एक संस्कृत और दूसरी हिंदी। उसके बाद वो कहता है कि क्या तुमने कोई पुरानी पोथी अपने आसपास देखी है? नहीं, मैंने नहीं देखी कोई पुरानी पोथी। आज हम इन पुरानी पोथियों को संभाल कर रखते हैं। लोगों ने बहुत मेहनत से इन्हें लिखा था। इनमें कहानियां संजोकर बचाकर रखी थीं। वे कहानियां हम आज भी सुनते और पढ़ते हैं। इनमें तुम अपने बच्चों को भी सुनाओगे और पढ़ाओगे, और इन्हें तुम्हारे बच्चों के बच्चे भी पढ़ेंगे ना। लास्ट में वो ये पूछ रहा है आपसे कि ये जो पोथी है, क्या तुमने भी कभी देखी है पुरानी पोथी? और क्या तुमने ये कहानियां संजोकर रखी गई किस प्रकार से ये पढ़ी हैं? और अगर पढ़ी हैं तो ऐसे ही आगे भी ये बच्चे इनको पढ़ेंगे और एक दूसरों को सुनाएंगे। तो ये थी कहानी की, राइट। और अब पढ़ते हैं कहानी जब मुझको सांप ने काटा। अस्ति कस्मिंश्चित् वनोद्देशे वज्रदंष्ट्रो नाम सिंह। किसी वन के एक इलाके में वज्रदंष्ट्र नाम का एक सिंह रहता था। अब ये तीनों लैंग्वेजेस मुझे नहीं आती, मैं नहीं पढ़ सकता। अब इनमें से तुम कौन सी भाषा पहचान पाए? क्या कोई पुरानी पोथी तुमने अपने आसपास देखी है? इनमें से मैं 2 भाषाएं पहचान पाया, एक संस्कृत और दूसरी हिंदी। उसके बाद वो कहता है कि क्या तुमने कोई पुरानी पोथी अपने आसपास देखी है? नहीं, मैंने नहीं देखी कोई पुरानी पोथी। आज हम इन पुरानी पोथियों को संभाल कर रखते हैं। लोगों ने बहुत मेहनत से इन्हें लिखा था। इनमें कहानियां संजोकर बचाकर रखी थीं। वे कहानियां हम आज भी सुनते और पढ़ते हैं। इनमें तुम अपने बच्चों को भी सुनाओगे और पढ़ाओगे, और इन्हें तुम्हारे बच्चों के बच्चे भी पढ़ेंगे ना। लास्ट में वो ये पूछ रहा है आपसे कि ये जो पोथी है, क्या तुमने भी कभी देखी है पुरानी पोथी? और क्या तुमने ये कहानियां संजोकर रखी गई किस प्रकार से ये पढ़ी हैं? और अगर पढ़ी हैं तो ऐसे ही आगे भी ये बच्चे
इनको पढ़ेंगे और एक दूसरों को सुनाएंगे। तो ये थी कहानी कहानी की, राइट। और अब पढ़ते हैं कहानी जब मुझको सांप ने काटा। एक दिन मैंने अपने अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगते देखा। वह धीरे धीरे रेंग रहा था। मुझको देखते ही वह भागा और वहीं पर पड़े हुए नारियल के खोल में घुसकर छिप गया। मैंने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और उससे नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया। उसे लेकर मैं नानी के पास दौड़ गया। मैंने अपने अहाते में, अहाता मीन्स आंगन, आंगन में एक छोटा सा सांप रेंगते हुए देखा। नारियल का एक खोल, नारियल का खोल क्या होता है कि नारियल होता है ना, उसके बाहर का जो कवर होता है उसे खोल बोलते हैं, और उसको तोड़कर अंदर से फिर गोला या नारियल निकलता है। वह अपनी नानी के पास दौड़ा उस खोल कर लेकर। मैंने कहा, नानी देखो मैंने सांप पकड़ा है। नानी चीख उठी, सांप? वह इतना घबरा गई कि लगी जोर जोर से चीखने पुकारने। नाना ने सुना तो अंदर दौड़े आए। जब उन्हें पता चला कि नारियल के खोल के अंदर सांप है तो उन्होंने मेरे हाथ से उसे छीनकर दूर फेंक दिया। नन्हा सांप बाहर निकल आया और रेंगता हुआ पास की झाड़ियों में गायब हो गया। नाना ने मुझे कहा, खबरदार फिर कभी सांप के पास मत जाना, सांप बहुत खतरनाक होता है। उसी दिन शाम को मैं एक बर्र को पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि उसने मुझको काट खाया। बर बोलते हैं ततैया या मधुमक्खी की तरह ये कीड़ा होता है, कहीं कहीं भौरे को भी बर बोला जाता है। तो बर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था तो उसने काट खाया। बड़ी जोर से दर्द उठा। मुझे दर्द से कराहते देखकर नानी ने सोचा कि मुझे सांप ने काट लिया है। मैंने दौड़कर नानी को उंगली दिखाई। उन्होंने जल्दी से नाना को पुकारा। नाना तुरंत दौड़े आए और मेरी उंगली को देखा। जहां बर ने काटा था वहां नीला निशान पड़ गया था। वह चट मुझे गोद में उठाकर बाहर भागे। चट मतलब एकदम से, मुझे एकदम से गोद में उठाकर बाहर भागे। बाग और धान के खेतों को पार करके भागते भागते वह अपने घर से दूर एक छोटी सी झोपड़ी के सामने जाकर रुके। वहां पहुंचते ही उन्होंने आवाज लगाई। एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। वह सांप के काटने का मंत्र जानता था। नाना ने उससे कहा, इस बच्चे को सांप ने काट लिया है, इसकी झाड़ फूक कर दो। बूढ़ा मुझे झोपड़ी में ले गया। उसने मेरी उंगली देखी और बोला, चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। फिर पीतल के बर्तन से मैं पानी लाया और मेरे सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। मैं चाहता तो बहुत था कि उस बूढ़े को बता दूं कि मुझे सांप ने नहीं बर ने काटा है, पर मेरे नाना मुझे कसकर पकड़े रहे और मुझे बोलने ही नहीं दिया। जैसे ही मैं कुछ कहने को मुंह खोलता वह डांट कर कहते, चुप। डर के मारे मैं चुप हो जाता। हमारे पीछे पीछे हमारी नानी भी कई लोगों के साथ वहां आ पहुंची। सब लोग उदास खड़े देखते रहे। तब तक मेरी उंगली का दर्द जा चुका था। फिर भी मुझे वहां जबरदस्ती बैठकर झाड़ फूंक करवानी पड़ रही थी। कुछ मिनट बाद बूढ़ा आदमी उठा। उसने उसी बर्तन के पानी से मेरी उंगली धोई और मुझे पिलाया भी। उसने मुझे बोलने से मना कर दिया ताकि दवा का पूरा असर हो। फिर वह नाना से बोला, अब बच्चा खतरे से बाहर है। अच्छा हुआ आप समय रहते मेरे पास ले आए। बड़े जहरीले सांप ने काटा था। सब लोगों ने बूढ़े को उसके अद्भुत इलाज के लिए, अद्भुत मतलब अनोखे, अलग तरह के, तो अद्भुत इलाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। घर लौटने के बाद नाना ने उसके लिए बहुत सी चीज़ें भेंट में भेजी। भेंट मतलब उपहार, गिफ्ट। उपहार में
भेजी। क्यों भेजी? क्योंकि नाना को लगा कि भाई इसने उनके पोते की या नाती की जान बचा ली है। और हमने भी इस कहानी में पढ़ा कि झाड़ फूंक। अब झाड़ फूंक क्या होती है? कहीं कहीं गांव में जो लोग अभी भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, वे लोग डॉक्टर्स या वैद्य के चक्कर में नहीं पड़ते। वो आज भी सोचते हैं कि कुछ बीमारियों का इलाज तो झाड़ फूंक से ही किया जा सकता है। झाड़ फूंक में जो पंडित जी वगैरह या कुछ तांत्रिक लोग होते हैं, वो कुछ मंत्र वंत्र पढ़ के ठीक कर देते हैं। ऐसा आज भी कई गांवों में या पिछड़े इलाकों में माना जाता है। तो ये थी कहानी कि जब मुझे सांप ने काटा। चलिए अब इसके फटाफट कुछ प्रश्न भी देख लेते हैं। कहानी की बात, नाना मुझे झाड़ फूंक वाले आदमी के पास क्यों ले गए? क्यों ले गए? क्योंकि उन्हें लगा कि शायद उन्हें सांप ने काट लिया है उसे। मैं बूढ़े आदमी को क्या बताना चाहता था? क्या बताना चाहता था? कि भाई मुझे सांप ने नहीं काटा बल्कि बर ने काटा है। जब सांप नारियल के खोल में घुस गया तो मैंने क्या किया था? मैंने ऐसा क्यों किया होगा? उसने पत्थर के टुकड़े से नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया। उसने ऐसे ही खेल खेल में ऐसा किया होगा। क्या बूढ़े आदमी ने सचमुच मेरा इलाज कर दिया था? तुम ऐसा क्यों सोचते हो? बूढ़े आदमी ने क्या इलाज करना था? वह तो सिर्फ मंत्र वगैरह मारकर ये दिखाना चाह रहा था कि भाई वो इलाज कर सकता है, जबकि सांप ने तो उसे काटा ही नहीं था, तो इलाज क्या करता? मुझे असल में सांप ने नहीं काटा था। फिर मैंने अपनी कहानी का नाम जब मुझको सांप ने काटा क्यों रखा? तुम इससे भी अच्छा कोई नाम सोचकर बताओ। तो कोई भी हो सकता है इस कहानी का नाम। तो जब मुझे बर ने काटा, ये एक्चुअल नाम हो सकता है इस कहानी का। क्यों हो सकता है ना? या कोई और भी अच्छा शीर्षक या नाम आपको सुझा सकते हैं तो आप जरूर सुझाएं। उई माँ। उई माँ कब करते हैं? जब कभी हमें दर्द होता है या कोई बात होती है ना। चलिए, कहानी में लड़के को बर काट लेती है। बर का डंक होता है। कुछ और कीड़ों या जंतुओं के नाम लिखो जो डंक मारते हैं। और कौन कौन है? कौन मारता है डंक? सांप मारता है, बहुत बढ़िया बात है। और अगर ततैया मारती है, और मधुमक्खी मारती है, और भंवरा भी डंक मारता है ना। तो ऐसे ही जो भी आपको इसके अलावा कोई नाम याद आते हैं, बिच्छू भी डंक मारता है, तो आप लिख सकते हैं। तुम्हारी बात, मैं बूढ़े को कुछ बताना चाहता था पर बता नहीं सका। क्या तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है? हाँ, कई बार ऐसा होता है। कभी स्कूल में ही ऐसा होता है कि कोई बच्चा शरारत करता है लेकिन डांट किसी दूसरे की पड़ जाती है, लेकिन हम इसके बारे में अपने टीचर को नहीं बता पाते। ठीक इसी प्रकार घर में भी कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, है ना। क्या तुमने कभी सांप देखा है? तुमने सांप कहाँ देखा? उसे देखकर तुम्हें कैसा लगा? हाँ, मैंने एक बार अपने घर के आसपास सांप देखा था और सांप देखकर तो मैं डर गया था। अपने घर पर पूछो कि अगर किसी को सांप काट ले तो क्या करेंगे? अगर किसी को सांप काट ले तो सबसे पहले जहाँ पर सांप ने काटा है उसके दोनों ओर, ऊपर भी जहाँ सांप ने काटा है उसके ऊपर, और जहाँ सांप ने काटा है थोड़ा सा उसके नीचे बहुत ज़ोर से कपड़ा या रस्सी कुछ ऐसा बांध दे ताकि जो खून है ज़्यादा इधर उधर ना बहे, या जो जहर खून में लग गया है वो जल्दी से शरीर में ना फैले। और जितनी जल्दी हो सके तुरंत किसके पास ले जाना चाहिए? झाड़ फूक वाले के पास नहीं, किसके पास ले जाना चाहिए? डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, ताकि डॉक्टर उसका सही से इलाज कर सके। अब क्या करें? तुम क्या करोगी अगर तुम्हें या तुम्हारे आसपास, क्या करोगे अगर तुम या तुम्हारे आसपास किसी को बर काट ले? अगर बर काट ले तो हम क्या करते हैं? ज़्यादातर लोहे को घिसते हैं या फिर थोड़ा सा पेट्रोल भी लगा सकते हैं। किसी को चोट लग जाए तो भाई उसकी चोट को साफ वाफ करके डिटॉल विटॉल से उसमें कोई क्रीम लगा सकते हैं। किसी की आँख में कुछ पड़ जाए, अगर किसी की आँख में कुछ पड़ जाए तो पहले पानी को धोने के लिए बोले पानी से उसको, और फिर थोड़ी सी कपड़े में फूंक मारकर गरम गरम आँखों में भी लगा सकते हैं। किसी की नाक से खून बहने लगे, अगर किसी की नाक से खून बहने लगे तो ये खतरनाक भी हो सकता है। इसके लिए हम क्या करेंगे? सब सीधे ही उसे डॉक्टर के पास ले जाएंगे, है ना।
जरा सोचो तो, नारियल के खोल जैसी और कौन कौन सी चीज़ों में सांप छिप सकता था? कौन कौन सी चीज़ें भाई नारियल के खोल की तरह? कोई बर्तन हो उसमें, या कोई छोटा छेद हो उसमें, है ना? वह खोल अहाते में कैसे पहुंचा होगा? अब नारियल खा के किसी ने छोड़ दिया होगा, है ना? घर के हिस्से, नीचे कुछ शब्द दिए हैं, उन शब्दों में से कुछ शब्द घर से संबंधित हैं, उन पर घेरा लगाओ। संबंधित मतलब जो कि हम घर में ही होता है, जैसे कि अहाता। अहाता मीन्स आंगन कहते हैं, या जो घर के पीछे का हिस्सा होता है उसे भी कहीं जगह पे अहाता कहा जाता है। आला मीन्स अलमारी, ये भी है। रसोई, नहर घर से संबंधित नहीं, आंगन घर से संबंधित है। घेर घर से संबंधित नहीं है, या कुछ लोग अपने घर के पीछे के हिस्से को भी घेर बोल देते हैं। छज्जा घर से संबंधित है। पुलिया घर से संबंधित नहीं है। कमरा घर से संबंधित है। बरामदा घर से संबंधित है। सीढ़ी, दालान नहीं है। जोहड़ नहीं है। मुंडेर है, छत पे होती है। जीना, छत। अस्तबल नहीं। डाकघर नहीं। अटारी, अटारी भी कह सकते हैं। सड़क नहीं है। रहट नहीं है। और टांड बिल्कुल है। तो जो जो घर से संबंधित है उन्हें हम सर्कल कर देंगे, राइट? क्या समझे? नीचे लिखे वाक्यों का मतलब बताओ। सांप पास की झाड़ियों में गायब हो गया, यानी सांप पास की झाड़ियों में कहीं खो गया, मतलब छुप गया। वह चट मुझे गोद में उठाकर भागे। वह एकदम से मुझे गोद में उठाकर भागे। अब बच्चा खतरे से बाहर है, यानी कि अब उसे जान का कोई खतरा नहीं है। नाना ने उसके लिए बहुत सी चीजें भेंट में भेजी। नाना ने उसके लिए बहुत सी चीजें उपहार में भेजी, राइट? अब लास्ट में कैसा कहता है कि कैसे कहा। अलग अलग निशानों से पता चलता है कि बात कैसे कही गई होगी। अब नीचे लिखे वाक्यों में सही निशान लगाओ। अब इन्हें बोलकर देखो। ये पूर्ण विराम है, ये विस्मय आदि बोधक चिन्ह है, और ये क्वेश्चन मार्क है। ये जब आपका साधारण वाक्य खत्म होता है तो पूर्ण विराम लगता है। जब कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात होती है तो ये विस्मय आदि बोधक जो चिन्ह है वो लगाया जाता है। और अगर कोई प्रश्न पूछा जाए तो क्वेश्चन मार्क। तो कहता है नानी चीख उठी, सांप। तो ये चौंकाने वाला है, चौंक जाएंगे, तो ये पूर्ण विराम आएगा सांप के बाद। चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत, ये पूर्ण विराम है, आ जाएगा यहाँ पर। सांप धीरे धीरे रेंग रहा था, पूर्ण विराम आएगा। कोई साधारण शब्द है। तुम्हें यह कहानी कैसी लगी? अब ये प्रश्न पूछा गया है तो प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। क्या तुम बाजार चलोगी? यहाँ भी प्रश्न पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। आह के बाद क्या आएगा? विस्मय आदि बोधक। कौन सा वाला साइन? ये वाला, कि आह कितनी मीठी है, पूर्ण विराम। ठीक है ना? इसी प्रकार क्या कहोगे? तुम लड़के को क्या कहोगे? कारण देकर बताओ। निडर, नादान, होशियार, शरारती, डरपोक या शर्मीला। तो हम अगर कहें तो थोड़ा सा निडर कह सकते हैं और शरारती भी कह सकते हैं। निडर कैसे? क्योंकि जब सांप नारियल के खोल में गया तो वह बिल्कुल सांप से डरा नहीं, और उसको ऊपर नारियल के मुंह के ऊपर उसने पत्थर रखकर उसे बंद कर दिया और उठाकर घूमने लगा। और क्या कहते हैं, शरारती भी ऐसे कह सकते हैं क्योंकि उसने ऐसी ऐसी शरारतें की कि सांप के साथ भी डरा नहीं। दो बार सांप धीरे धीरे रेंग रहा था। 2 बार आ रहा है ना, यहाँ धीरे शब्द को 2 बार इस्तेमाल किया गया है। ऐसे ही और कुछ शब्द लिखो और उनसे वाक्य बनाओ, जैसे चलते चलते, पीछे पीछे, और कुछ भी हो सकता है आगे। मीठी मीठी, या हल्की हल्की, या गुनगुनी। नहीं, गुनगुनी में 2 बार नहीं आ रहा है ना, तो ऐसे ही कोई और भी आप सोच के यहाँ पर उसको लिख के वाक्य बना सकते हैं। जैसे चलते चलते, कि मैं चलते चलते थक गया, है ना, कि मैं चलते चलते थक गया। पीछे पीछे, मैं उस व्यक्ति के पीछे पीछे बाजार पहुंच गया। ऐसे ही क्या कहा था हमने? मीठी मीठी, है ना। तो क्या है कि कितनी मीठी मीठी हवा चल रही है, या कितनी मीठी मीठी खुशबू आ रही है। अब ये भूल भुलैया है,
इस बच्चे को अपनी नानी के पास पहुंचना है, आपने इनमें से रास्ता ढूंढते हुए उसको उसकी नानी के पास पहुंचाना है। राइट, मज़ेदार होगा ये भी। अब कुछ रोचक बातें हैं जो सांप के बारे में यहाँ पर बताई गई हैं कि क्या तुम जानते हो क्या कि सांप अपना भोजन चबाते नहीं हैं, वे भोजन साबुत निगलते हैं। इसमें क्या है कि सांप जो है अपने भोजन पे चबाता नहीं है। जैसे हम खाना को चबाते हैं ना, सांप नहीं चबाता, वो अपने खाने को पूरा का पूरा ही निकल लेता है। सांप कभी बढ़ना बंद नहीं करते, मतलब इनकी हाइट हमेशा बढ़ती रहती है। इसकी लंबाई, हाइट तो नहीं होती सांपों की, इनकी लंबाई बढ़ती रहती है। सांप नाक से नहीं सूंघते, सूंघने के लिए सांप जीभ का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि आश्चर्यजनक बात है कि सांप नाक से नहीं सूंघते बल्कि अपनी जीभ, इसलिए आपने देखा होगा कि सांप बार बार अपनी जीभ निकालता रहता है। सांप के कान नहीं होते, इसलिए सांप बीन की धुन सुनकर नहीं नाच सकता। वास्तव में वह बीन बजाने वाले सपेरे से डरकर अपना फन फैला लेता है और लोग समझते हैं कि वो झूम रहा है। आया समझ में आपको? तो एक नई जानकारी पता चली ना आपको कि सांप के कान नहीं होते, वो कुछ सुन ही नहीं पाता। सांप दूध नहीं पीते, कुछ सपेरे सांप को ज़बरदस्ती दूध पिलाते हैं, पर इससे सांप मर भी सकता है। तो ये भी एक कमाल की बात है ना। भारत में लगभग 50 तरह के सांप जहरीले हैं, पर सिर्फ 4 सांपों के जहर से आदमी को खतरा होता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात आपको पता चली आज कि 50 तरह के सांप जहरीले हैं और उनमें से सिर्फ 4 सांपों के जहर से ये आदमी को खतरा होता है। बाकी सांपों के यानी कि कितने बचे? 46 तरह के सांप ऐसे हैं जिनके जहर से आदमी को कोई भी खतरा नहीं है। राइट स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का चैप्टर। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड डे। I hope you enjoyed our video. Thanks for being with us.